Hello everyone. So today we are starting with 9th standard बायोलॉजी चैप्टर सेल. तो ये 9th स्टैंडर्ड का आपका पहला बायोलॉजी का चैप्टर रहेगा सेल. ठीक है. तो इस चैप्टर में आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये सेल होता क्या है और इसको हम जो नाम देते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों देते हैं और इसकी डिस्कवरी होने में क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स रहे हैं वो आज की क्लास में अपन बस एक इंट्रो देखेंगे. चलो चालू करते हैं हम. तो एज सच आपने ये वर्ड पहले भी छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि भाई सेल. तो सेल को हम कह देते हैं इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अब इसका मतलब क्या है, वाई डू वी कॉल इट एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा एक यूनिट जिसको हम कह सकते हैं कि भाई इसमें भी जान है, इसको हम बोलते हैं सेल. तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट विच हैज़ लाइफ, इसको हम बोलते हैं सेल. ठीक है. तो मतलब क्या, आप सेल को अगर तोड़ के उससे भी नीचे अगर आप उसके छोटे स्ट्रक्चर्स में देखो तो उधर यू डोंट हैव लाइफ, तो उसको हम लाइफ नहीं कह सकते. तो एक सबसे छोटा वाला पार्ट जिसमें अभी भी हम कह सकते हैं कि भाई इसमें लाइफ है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल. ये इस चैप्टर में जैसे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स अब देखेंगे तब आपको ये पॉइंट और क्लियर होगा कि हम सेल को जब तोड़ के उससे भी जब छोटे पार्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पर फिर लाइफ नहीं रहती. ठीक है. तो अब फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ हम और एक वर्ड जो यूज़ करते हैं कि भाई सेल इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये मतलब ये वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं पहले समझते हैं. तो सेल को हम कहते हैं इट्स अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब क्या, आप कोई भी लिविंग थिंग ले लो, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. तो एक लिविंग थिंग का जो भी बॉडी है, जो भी शेप है, जो भी स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड ऑफ सेल्स. एक सेल ही एक पूरा लिविंग थिंग का बॉडी बनाता है. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स. तो ऑर्गेनिज्म कैसे, अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है फिर भी इट इज़ मेड ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है फिर भी इट इज़ मेड ऑफ सेल्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट बॉडी ही एक ही सेल है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स मिलकर एक कंप्लीट बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो ये था अपना कि भाई क्यों हम सेल को एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग इज़ मेड ऑफ सेल. नेक्स्ट, इसको हम एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं समझते हैं. ठीक है. अब हम कह रहे हैं कि भाई एग्जांपल्स लेते हैं कि अगर आप ले रहे हो कि भाई ऑक्टोपस या फिर कैमेलियन. ठीक है. ये कैमेलियन क्या होता है, ये अपने गार्डन वार्डन में देखा होगा. तो ये एक लेज़र्ड जैसा जो दिखता है ना, जो कलर अपना चेंज कर सकता है. ठीक है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स को अपना बॉडी का कलर चेंज करना आता है. चलो ठीक है. फिर कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जो वेनम प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऐसे कुछ प्लांट्स है, कुछ फ्रॉग्स है जो पॉइजनस होते हैं. तो एक ऑर्गेनिज्म, एक कोई भी एक लिविंग थिंग का जो भी एबिलिटी है, वो एबिलिटी कहाँ से आ रही है, मतलब उसके बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स हैं जिनके पास वो एबिलिटी है. तो एनी फंक्शन और एबिलिटी एन ऑर्गेनिज्म हैज़, एक ऑर्गेनिज्म के पास जो भी फंक्शन या एबिलिटी है वो क्यों है, क्योंकि उसके पास वो फंक्शन और एबिलिटी होने वाला कोई एक पर्टिकुलर सेल उसकी बॉडी में है. तो ऑक्टोपस और कैमेलियन अपना कलर चेंज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ऐसे सेल्स है जो अपना कलर चेंज कर सकते हैं. स्नेक्स वेनम प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स है जो वेनम प्रोड्यूस करना जानते हैं. सेम थिंग गोज़ हियर. फ्रॉग्स, प्लांट्स, इनके बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स है जो पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं. तो इसलिए ये फ्रॉग्स और प्लांट्स पॉइजनस हुए, इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट. तो एक ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी कर सकता है वो क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे कुछ सेल्स है जो वो काम कर सकते हैं. क्लियर है. अब यहाँ पे आप एक क्लियर डिफरेंस समझ लो, वेनम और पॉइजन में फ़र्क क्या है. ठीक है. अभी से एक समझ लो, मोस्टली हम कहते हैं स्नेक्स पॉइजनस होते हैं. नहीं, कोई भी स्नेक पॉइजनस नहीं होता. ये आपको शायद समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि आज तक तो भाई यही सुना है कि भाई स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, बट नहीं, स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते. स्नेक्स होते हैं वेनमस. फ़र्क समझो. कोई भी चीज़ अगर आपको काट रही है और आप मर जाते हो तो वो वेनमस हुआ, बट आप किसी चीज़ को खा रहे हो और आप उसकी वजह से आप मर जाते हो तो वो हुआ पॉइजनस. ठीक है. तो पॉइजन खा के लोग मरते हैं ना, तो पॉइजनस मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज़ जिसको आप खाने की वजह से आप मरते हो तो वो हुआ पॉइजनस.
बट स्नेक को आप खा के नहीं मर रहे हो, स्नेक ने आपको काटा और आप मर जाते हो, तो दैट इज़ वेनमस। तो स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, स्नेक्स क्या होते हैं, स्नेक्स आर वेनमस। ठीक है, नाउ लेट अस गो अ लिटिल मोर इन डिटेल अबाउट द सेल। ठीक है, तो अब तक हमने देख लिया कि भाई सेल को हम ये सब कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल यूनिट है, इसी से एक पूरा कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो भी फंक्शन है वो क्यों होता है, क्योंकि उसके पास ऐसे कुछ सेल्स है जो वो काम करना जानते हैं। चलो ठीक है, तो ये सेल को क्या हम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कैन वी सी द सेल विथ नेकेड आइज ना। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेकेड आइज का मतलब क्या हुआ, नंगा पुंगा आँख। नंगा पुंगा आँख क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं नेकेड आइज, तो इसका मतलब हो गया विदाउट द यूज़ ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए बिना ऐसे ही अपने आँखों से क्या एक सेल को देख सकते हो। तो इसका आंसर ये है कि भाई सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ये वर्ड माइक्रोस्कोपिक कहाँ से आ रहा है, ये वर्ड माइक्रोस्कोपिक कब यूज़ किया जाता है, जब साइज़ रेंज, जब हम किस साइज़ रेंज की बात कर रहे हैं, हम रेंज की बात कर रहे हैं माइक्रोमीटर्स में। माइक्रोमीटर क्या होता है, वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, तो 10⁻⁻⁶ मीटर्स मतलब काफ़ी स्मॉल हो गया। तो इसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। फाइन, तो सेल्स को हम ऐसे ही अपने आंखों से नहीं देख सकते, हमें सेल को देखने के लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करके सेल देख सकते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स इन अ मैग्नीफाइड मैनर, मतलब वो चीज़ों को काफ़ी बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, ओके। अब बेसिक एक माइक्रोस्कोप को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ लेंसेज इन द माइक्रोस्कोप। लेंस कितने हैं उसके हिसाब से। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में यूजुअली होता है एक ही लेंस, एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर हम कह दें तो मतलब इस माइक्रोस्कोप में मल्टीपल लेंसेज है। ठीक है, तो ये अब मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा ना, तो वैसे ही सिमिलर काम करता है माइक्रोस्कोप भी, बस माइक्रोस्कोप थोड़ा और मैग्नीफाइंग ग्लास से थोड़ा और बेटर स्ट्रक्चर दिया होता है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो उसमें सिर्फ एक ही लेंस हो तो वो हो गया अपना सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर दो या उससे ज़्यादा लेंसेस हो तो उसको हम कह देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, चलो ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप क्या है, कैसे बनाया है, एंड अब हम उसको यूज़ करके सेल कैसे देखते हैं वो समझते हैं अपन। हाँ, तो फर्स्ट हम समझते हैं द डेवलपमेंट ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखा जाए तो दो लोग थे, हैंस एंड ज़ैकेरिस जेनसेन। तो ये दोनों एक्चुअली फादर एंड सन थे। हैंस फादर एंड उनके सन थे ज़ैकेरिस। ये दोनों हैंस एंड ज़ैकेरिस जेनसेन, इन्होंने सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया इन द ईयर 1590। तो काफ़ी पुरानी बात हो गई ये। तो इन लोगों ने सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। देखो, अब स्टार्टिंग से ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बन रहा है, क्योंकि इसके पहले भी माइक्रोस्कोप यूज़ किए जाते थे फॉर डिफरेंट वर्क्स। काफ़ी ये जरी का काम था ना, उसमें भी ये माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे। बट सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया, तो हैंस एंड ज़ैकेरिस जेनसेन ने बनाया। फिर उसके बाद ये नाम आपने सुना होगा, ये काफ़ी ग्रेट फिलोसोफर है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इनके पेंटिंग्स भी है काफ़ी सारे। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर माइक्रोस्कोप, दैट इज़ इन्होंने ऐसा पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस भी है। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं इधर। तो इधर हम देख रहे हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि लेंस के दोनों तरफ ऐसे उभरे हुए सरफेस है, मतलब बाहर की तरफ निकलते हुए सरफेस है, तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों तरफ अंदर की तरफ केव जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो केव का ओपनिंग ऐसा, राइट, तो केव जैसा स्ट्रक्चर हो गया ना, ये अंदर गुफा जैसा अंदर जा रहा है ना, तो केव जैसा स्ट्रक्चर, कॉनकेव बाहर की तरफ निकला तो कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस दोनों मिलाकर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने बनाया इन द ईयर 1609। ठीक है, अब इससे अगर हम थोड़ा और आगे चले तो 1674 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवनहुक। कुछ बुक्स में वॉन दिया है, VON दिया है, बट आप VAN भी कह सकते हो, क्योंकि
ये जिस एरिया से है इनके यहाँ पे दोनों वॉन और वैन सेम ही लिया जाता है, तो एंटोन वॉन लीवनहुक या फिर एंटनी वॉन लीवनहुक भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो समझो कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है कि भाई बायोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ लाइफ, माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या, एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को ही काफ़ी नज़दीक से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ने को, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लेते हैं एंटोन वॉन लीवनहुक को। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, बट इसको यूज़ करके ही वॉज स्टडिंग ऑल द डिफरेंट सरफेसेस। मतलब अगर आप इनको अगर कोई जैसे कोई मक्खी मिल गई, तो मक्खी को पकड़ के फिर उसको इस माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते थे कि भाई मक्खी का शेप कैसा है, उसकी आंखों का कलर कैसा है, आंखों का शेप कैसा है, एंटेना कैसा दिखता है। तो ये इसको फॉर यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप को फॉर यूज़ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले यूज़ किया तो एंटोन वॉन लीवनहुक ने, इसलिए हम इनको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो और ये जो डायग्राम दिया है, दिस इज़ द माइक्रोस्कोप विच वॉज यूज्ड बाय योर एंटोन वॉन लीवनहुक। अब इसका देखो काफ़ी सिंपल सेटअप है। यहाँ पे जैसे पॉइंट किया, दिस इज़ द लेंस हियर। इस लेंस के जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पे सैम्पल होल्डर लिखा है ना, तो यहाँ पे सैम्पल मतलब जो ऑब्जेक्ट को उन्हें देखना है वो यहाँ पे रखा जाता था, और फिर उसको इस फोकस नॉब से फोकस करके यू कैन सी। तो इस साइड सैम्पल रखा जाता था और आंखें इस साइड होंगी, ठीक है। इधर आंखें होंगी, ये बंदा हो गया ऐसा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर ही कैन सी एंड सी द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ठीक है, तो ये था सबसे एक सिंपल यूज़ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप टू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले एंटन वॉन लीवनहुक ने ये काम चालू किया था। चलो ठीक है, तो अब क्या इन्होंने सेल डिस्कवर किया? फिर डिस्कवरी ऑफ सेल ये क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को। अब ये समझो, भले एंटोन वॉन लीवनहुक ने माइक्रोस्कोप को यूज़ करके माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चालू कर दिया, बट उस ज़माने में अब तक ये वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं ना अभी तक, ये सेल, ये वर्ड अभी तक आया नहीं था। वो बस यही देखते थे कि भाई जो भी उन्हें जीव मिलते थे उनके बॉडी को काफ़ी नज़दीक से काफ़ी करीब से देखने के लिए वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते थे। बट रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने स्पेसिफिकली एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया। ये रहा रॉबर्ट हुक का कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसा दिखता था उनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसा होता है कि भाई यहाँ पे एक लेंस होता है और दूसरा लेंस यहाँ पे होता है, तो दो लेंस हो गए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। यहाँ से इमेज का जो भी लाइट है इट विल गो हियर, इट विल बी फोकस्ड ऑन द नेक्स्ट लेंस एंड फिर यहाँ से यू कैन सी द इमेज, ठीक है। तो ये हो गया इनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड फ्रॉम द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने देखा क्या, सैम्पल क्या लिया इन्होंने, ही वॉज लुकिंग एट कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, ये आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि भाई वो शैम्पेन का बॉटल खोलने के लिए ऊपर जो लगा होता है ना, जिसको रेसिंग के वहाँ पे खोलते हैं और फिर सब पे गिराते हैं, तो वो कॉर्क होता है। तो ये कॉर्क ऑफ अ स्पेनिश ओक ट्री। तो स्पेसिफिकली जो सैम्पल इन्होंने लिया था, इन्होंने कॉर्क लिया था ऑफ अ स्पेनिश ओक ट्री जो स्पेन में पाया जाता है, ठीक है। और कॉर्क स्पेसिफिकली होता क्या है, तो इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बार्क ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज़ में सबसे बाहर का लेयर होता है एंड इट इज़ एक्चुअली अ डेड टिश्यू, मतलब ये दिस पार्ट ऑफ द ट्री इज़ नॉट अलाइव, ये पार्ट मर गया होता है। और इसी को यूज़ करके हम वो शैम्पेन की बॉटल में ऊपर का वो ढक्कन बनाते हैं, ठीक है, फाइन। हाँ, तो जब इन्होंने ये कॉर्क स्पेनिश ओक ट्री का लेके इस माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो इन्हें क्या दिखा, तो ही सॉ एम्प्टी हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो हनी कोम्ब्स होते हैं ना वैसा इनको एक स्ट्रक्चर मिला। तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने नाम दे दिया उसको सेल। क्यों सेल का नाम दिया ये हम देखेंगे जब वी विल सी कि भाई इन्होंने ये अंदर देखा क्या था, ठीक है। बट हम इनको ये दिखा एम्प्टी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। तो ये नाम सेल क्यों दिया, क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई इन्होंने देखा क्या था। इनको जो दिखा दैट वाज दिस। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख रहे हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर से हमें बस इतना पार्ट दिखता है,
ये माइक्रोस्कोप के नीचे जो भी रखा है वो यहाँ पे अभी हम दिख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कॉर्क का एक सैंपल नीचे रखा था, तो कॉर्क को काट के इन्होंने रखा है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि भाई देखो छोटे छोटे ऐसे होल्स दिख रहे हैं, हर एक होल एक एक सेल है, ठीक है। एवरी होल इज़ वन सेल। अब रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क का सैंपल देखा, उन्हें ये दिखा कि भाई ये छोटे छोटे ऐसे कमरे जैसे दिख रहे हैं, तो इन्होंने नाम दे दिया इसको सेल, क्योंकि लैटिन में सेल का नाम होता है स्मॉल रूम। और आप भी पहले से सेल को जानते हो, अरे जेल का सेल सुना है ना, तो जेल का सेल मतलब क्या, इट इज़ ए छोटा सा रूम, खाली होता है, बस एक बिस्तर लगा होता है और कुछ नहीं होता अंदर। तो स्मॉल रूम्स को हम कहते हैं, एम्प्टी रूम्स को हम कह देते हैं सेल। तो उस हिसाब से रॉबर्ट हुक ने इसको नाम दे दिया कि भाई ये है सेल। बट ये जो इन्होंने नाम दिया है सेल, इट इज़ एक्चुअली अ मिसनोमर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड को आप आधा तोड़ो। मिस मतलब क्या, मिस मतलब गलत, कैच मिस हो गया कहते हैं ना हम, राइट। क्रिकेट में हम बोलते हैं ना कैच मिस हो गया, तो मिस मतलब छूट गया या गलत हो गया, और नोमर का मतलब होता है नेम। तो ये जो नाम दिया है सेल, इट इज़ एक्चुअली अ मिस नोमर, क्योंकि इन्होंने ये जो अभी सैंपल देखा है, ये सैंपल जो इन्होंने अभी देखा है, दिस इज़ ऑफ अ कॉर्क सैंपल। हमने जैसे अभी कहा कि भाई कॉर्क इज़ एक्चुअली डेड टिश्यू। तो नॉर्मली सेल्स ऐसे खाली एम्प्टी स्पेस नहीं होते, उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भरी होती है। बट रॉबर्ट हुक ने जैसे ही देखा ये डायग्राम, तो उन्हें बस लगा कि भाई सारे सेल्स ऐसे ही खाली एम्प्टी होते हैं, तो इसलिए उन्होंने नाम दिया सेल। तो असली में देखा जाए तो ये जो नाम दिया है सेल, इसका मतलब तो है स्मॉल रूम्स, बट असली में सेल तो खाली नहीं होता है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ भरा होते हैं। बट आज भी हम फिर भी सेल का ही नाम हम बुलाते हैं। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिसनोमर। भले ये गलत है, फिर भी दुनिया इसी को फॉलो कर रही है कि भाई चलो हम अभी भी इसको सेल ही बुला लेते हैं, भले इन्होंने गलती से नाम दे दिया था सेल। तो ऐसे जब हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं मिसनोमर, कि नाम हम अभी भी वही यूज़ कर रहे हैं, भले वो जो नाम जो मीनिंग बताता है वो गलत है, बट फिर भी दुनिया अब उसी को लेकर चल रही है, तो इसको हम बोलते हैं मिसनोमर, ठीक है। तो ये मिसनोमर क्यों है समझ लेते हैं। एक तो ये एम्प्टी बॉक्सेस इनको दिखे, बट हर एक सेल ऐसा एम्प्टी नहीं होता। दूसरा, इन्होंने अभी जो पर्टिकुलरली देखा है, इट इज़ अ डेड सेल। नॉर्मल सेल्स डेड नहीं होते, ये डेड सेल है, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहला लिविंग सेल फिर किसने देखा, तो फर्स्ट लिविंग सेल, इसका क्रेडिट जाता है टू एंटोन वॉन लीवनहुक, जिन्होंने ये इसके पहले अपन ने जो देखा ना कि भाई माइक्रोस्कोप को लेके वो सब कुछ देखते थे, तो इन्होंने ये सबसे पहला लिविंग सेल एंटोन वॉन लीवनहुक ने देखा। और इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने एक बूंद लिया था बाजू वाले एक लेक से, तालाब से इन्होंने एक बूंद लिया और उसमें देख रहे थे कि भाई क्या क्या है। तो इन्हें अंदर पानी में काफ़ी सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, तो उन्होंने उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सब देखा। और उन्होंने ये कहा कि भाई एक बूंद में सारी, लगता है कि भाई ऑलमोस्ट सारी दुनिया बसी हुई है, क्योंकि इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको एक बूंद में ही मिले, और इसलिए इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, फाइन। नाउ लेट अस मूव कि भाई इस स्ट्रक्चर से क्या हमें सेल के बारे में सब कुछ समझ आता है, तो नहीं, ये तो काफ़ी छोटा दिख रहा है, राइट। अभी भी हमें अंदर सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये अपने को इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हमें थोड़ा एक बेटर माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो इससे एक बेटर माइक्रोस्कोप जो यूज़ किया जाता है, ये आज के ज़माने का जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये पुराने माइक्रोस्कोप्स के मुताबिक इट गिव्स यू 1000 टाइम्स मैग्नीफिकेशन, एंड इससे हमें काफ़ी अच्छी तरह से एक इंडिविजुअल सेल्स दिख जाते हैं। बट फिर भी सेल के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं वो इतने क्लियर नहीं दिखते। बट पिछले डायग्राम से इस डायग्राम में हम जैसे देख सकते हैं कि भाई काफ़ी और मैग्नीफाई हो चुका है। उसमें हमने को बस दूर दूर से बॉक्सेस दिख रहे थे, इसमें अपने को काफ़ी डिटेल में अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो दिख रहा है। अभी भी हम एक कॉर्क का सैंपल लेके देख रहे हैं, तो ये जो एक एक आप एम्प्टी होल देख रहे हो ना, दिस इज़ वन सेल। ये एक एक सेल यहाँ पे हुआ करता था, बट वो सेल्स मर गए हैं, तो उनका सिर्फ आउटर वॉल, उनका सिर्फ सेल वॉल यहाँ पे रह गया है। उसके अंदर जो सेल के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सब चली गई हैं, ठीक है, फाइन। अभी हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आज का है, आज के ज़माने में जो यूज़ किया जाता है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है देख लेते हैं। तो आई पीस जहाँ पे मेंशन किया है ना, यहीं पे आप अपनी आंखें रखे देखोगे कि भी अंदर होता क्या है। सैंपल जो है वो यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ इसके ऊपर एक लेंस है, ये वाला लेंस आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक लेंस होता है, जो यहाँ से जो भी लाइट आ रही है, नीचे से लाइट मारते हैं हम ऊपर की तरफ,
वो सैंपल के थ्रू जाके इस लेंस में जाती है, इस लेंस में जाके थोड़ा मैग्नीफाई होगी, यहाँ पे एक मिरर होता है, वहाँ से मिरर उसको फर्दर आगे इमेज को प्रोसीड कराएगा, और यहाँ आईपीस में और एक लेंस होता है जो उसको और मैग्नीफाई करेगा, और फिर आप यहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें लाइट को यूज़ करके हम ये सैंपल को देख रहे हैं, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर ऑल्सो नोन एज, ए मतलब ऑल्सो नोन एज कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि हम लाइट यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो ये था अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फिर भी इसमें हमने काफ़ी हद तक सेल को क्लियरली देख सकते हैं, बट सेल के अंदर के जो पार्ट्स है क्या हम उनको इसमें क्लियरली देख सकते हैं? तो नहीं, इतना क्लियर नहीं दिखता। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी एक ज़्यादा लेवल, एक हायर लेवल अपने को बेटर माइक्रोस्कोप्स हम यूज़ करने लगे हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें आप डायरेक्टली अपनी आँखों से इमेज नहीं देख सकते। इमेज देखना कंप्यूटर का काम रहता है, हमें वो स्क्रीन पे दिखता है इमेज, और हम स्क्रीन पे देख सकते कि भाई माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिख रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपने को कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 लाख टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देता है। अब देखो, पहले से कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1000 गुना मैग्नीफिकेशन दे रहा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले ही 1000 गुना मैग्नीफिकेशन दे रहा था, इसके पहले मैंने जो भी देखा ना। बट ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 2 लाख गुना ज़्यादा दे रहा है। तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? तो दिस इज, यहाँ पे आ गया 1000, यहाँ पे आ गए लैक्स, यहाँ पे आ गए करोड़। तो 20 करोड़ बार मैग्नीफिकेशन दे रहा है एक इमेज का। और इतना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन की वजह से हम सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लाइट के थ्रू सैंपल को नहीं देखते, लाइट को यूज़ करके सैंपल को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं सैंपल को देखने के लिए। ठीक है, और इस माइक्रोस्कोप से जो इमेज आता है वो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है आपको। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि वही हम सेम कॉर्क के सेल को ही हम अलग अलग माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है देख रहे हैं। तो इसमें देखो कि भाई काफ़ी अच्छी तरह से जूम हो गया है, और इस सेल में अगर अंदर चीज़ें होती जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती तो ये काफ़ी क्लियरली दिखता है। और ये तो सिर्फ अभी एक मिनिमम लेवल के जूम पे दिखाया है, ये और भी जूम किया जा सकता है। ठीक है, फाइन। तो अभी के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं। टुडे वी हैव अंडरस्टूड एक सेल को हम क्यों स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं, और सेल को देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उन्होंने अपने को कैसे और काफ़ी अच्छी तरह से सेल को देखने के लिए अपने को हेल्प किया है वो समझा है। नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे सेल थ्योरी, कि भाई हम सेल्स को यूनिट ऑफ लाइफ कैसे कह रहे हैं, क्यों कहते हैं कि भाई वही एक यूनिट ऑफ लाइफ है, एंड उसके बाद हम सेल के इंडिविजुअल पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको अगर आपको एक बार समझना है तो और एक बार भी आप रिवाइंड करके देख लो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो देन यू कैन टेक्स्ट मी, और आप या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके फाइन।